हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। इन दिनों मनपा की महाभारत शुरू होने वाली है। 1 अगस्त को मनपा के चुनाव है और इस चुनाव की जो हलचल है इसमें काफी सारी हलचलें जलगांव शहर में भी हो रही है। आज हमारे साथ हैं महानगर बचाव अघाड़ी के कैलासप्पा सोनवने। कैलासप्पा सोनवने किसी परिचय का मोहताज नहीं है। काफी सालों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, काफी सालों से नगर सेवक हैं, यहाँ पार्षद हैं, अपनी राजनीतिक एक पहल रखते हैं, इनका एक अपना वजूद है। तो हमारे साथ आज कैलासप्पा सोनवने हैं जो इस महानगर पालिका के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। किंग मेकर कहा जा रहा है इन्हें जलगांव में। तो अप्पा हमारे साथ हैं। कुछ चीजें हम लोगों के मन में भी है, कुछ चीजें जनता के मन में भी। अप्पा, ऐसा है कि आप कई बार पार्टियों से चुनाव लड़े हैं, इस बार आपने आघाड़ी बनाई है, तो ऐसा आघाड़ी बनाने का मन आपका कैसे आया? क्यों आपने आघाड़ी बनाई? नहीं, कई बार पार्टियों से चुनाव नहीं लड़े हमने। मैं तो हमारे भाजपा में ही कम से कम 17-18 साल था। उसके बाद में मैंने मेरी शहर विकास आघाड़ी निकाली और उसके बाद में मैं किसी पक्ष से या किसी के आघाड़ी से लड़ा भी नहीं। शहर विकास आघाड़ी से ही लड़ा हूँ, किसी चिन्ह से मैं बाकी लड़ा नहीं। वापस में अभी मेरी आघाड़ी फिर से निकाली हुई है। अप्पा, अभी हाल में ही एक टीवी के इंटरव्यू में आपने ये बताया कि जब खानदेश विकास आघाड़ी के साथ आप थे तो उस वक्त खानदेश विकास आघाड़ी के साथ में नहीं था मैं। आपको कॉप में लिया गया था? हाँ, कॉप में लिया था, लेकिन मैं खानदेश विकास आघाड़ी के चिन्ह पे लड़ा नहीं हुई इलेक्शन। नहीं, आप उनके चिन्ह पे नहीं लड़े। हाँ, लेकिन मैं खानदेश विकास आघाड़ी का सदस्य भी नहीं हूँ। खानदेश विकास आघाड़ी के आपने उस इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि खानदेश विकास आघाड़ी में सुरेश दादा जैन जो है वो जेल में थे। हाँ। तो उस वक्त बाहर यहाँ पे हलचलें ना हो, शांति बनी रहे, बराबर। इसके लिए आप, तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप फिर से वापस अपनी जगह? नहीं, मुझे अभी लगा कि मैंने अपनी आघाड़ी खोल देना चाहिए और जो लोगों में असंतोष है तो वो माहौल अच्छा है और हमारे कोई प्रभाग की जो समस्या है, स्थानिक समस्या, वो कुछ हल नहीं हुई। ये पिछले 5 सालों में कुछ भी हल नहीं हुई, इसलिए हमने सोचा कि हमारी आघाड़ी निकाल के प्रेशर डाल के काम करवाते। अप्पा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ काम नहीं हुआ, नहीं, तो आप भी सरकार में ही थे, आप भी यहाँ नहीं, फिर भी नहीं हुआ, जानबूझ के काम नहीं हुए हमारे वार्ड में। और अचानक से कुछ जो जैसे निधि भी नहीं थी और कुछ जो थोड़े बहुत काम हुए वो हमने आमदार खासदार इनके निधि में से वो काम करवाए। अप्पा, अभी रिसेंटली ही बीजेपी कार्यालय के सामने आप पर हमला भी हुआ, तो एक महानगर विकास आघाड़ी का सर्वश्रेष्ठ नेता जिसकी खुद की वो आघाड़ी है, वो बीजेपी कार्यालय क्यों गया था? नहीं, देखिए, मैं गिरीश भाऊ को मिलने वहां पे गया था और गिरीश भाऊ को बाहर मिला और मैं बीजेपी कार्यालय के अंदर गया भी नहीं, मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं भाजपा कार्यालय में अगर जाता हूं तो एलिगेशन तो होनी है। और जो हल्ला हुआ वो तो षड्यंत्र था विरोधकों का, वो षड्यंत्र था। क्योंकि जो लड़के ने मेरे पे हल्ला किया, वो हल्ले को मतलब पिछले मर्डर की पार्श्वभूमि है। 2012 में शायद जो मर्डर हुआ उसकी पार्श्वभूमि है, लेकिन 2012 में मर्डर हुआ, 2013 में इलेक्शन था, इसलिए हमको वो मर्डर में डालने की कोशिश की गई। हम उसमें से सही सलामत निकले। हम 2013 का चुनाव लड़े, चुन के भी आए। उसके बाद में वापस 2017 में वो केस हमारी हम उसमें से रिलीज हो गए, बाकायदा बरी हो गए सबके सब 2017 में। लेकिन 2017 30 में 2017 से नहीं, सेशन में 2017 30 में से तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और इलेक्शन जब 15 दिनों पे आता है तो हम पे जानलेवा हमला होता है। तो ये राजकीय षड्यंत्र है, हमने उसके एमपीडीए की मांग की है। अप्पा, लेकिन आपको क्या लगता है किसके तरफ से राजनीतिक षड्यंत्र? मतलब आपका राजनीतिक अभी दुश्मन यहाँ पे कौन? राजनीतिक दुश्मन तो कोई ऐसे उसका तो कोई चेहरा नहीं रहता है, सभी हो सकते हैं, सभी है, जो अपोज वाले सभी है, उसमें से उनमें से कुछ कोई भी हो सकता है। अभी वो तो तहकीकात में सामने आ ही जाएगा। अप्पा, अभी जिस पार्टी के खिलाफ बोलिए या जिनकी सत्ता थी उनके खिलाफ अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आपके वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ, तो अब तो जो जिसके साथ आप जैसे बीजेपी के साथ मिलकर आप सोच रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी के साथ में मिलकर नहीं, मेरी आघाड़ी है और गिरीश महाजन जी जो जल संपदा मिनिस्टर है
उन्होंने मेरे को मुझे शब्द दिया हुआ है कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हम आपको देंगे और 5 नंबर जो वार्ड है उसमें हम 2 सीटें और एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो आपका ये गणित कैसे बनेगा? बीजेपी आप जिसके लिए बोल रहे हैं कि वो काम नहीं करते हैं, वो भी उनके साथ हैं। कैसा है, मैं जो सच बातें थी उसके ऊपर मैं बोलता था मीटिंग में जी। उनको शायद बुरा लगा होगा तो उन्होंने हमारे वार्ड में काम डाले नहीं। जो काम हुए हैं वो आमदार या खासदार निधि में से ही हुए हैं। महापौर ने हमारे वार्ड में काम डाले नहीं, वो जानबूझ के ही डाले नहीं है। तो मैं डंके के चोट पे बोल सकता हूँ। जो शासन की तरफ से 25 कोटी है, 5 पैसा भी हमारे महापौर ने हमारी यादी में उनके नहीं है हमारे वार्ड में काम करे। तो हमने मनपा निधि में से या मनपा निधि में से भी ऐसे मक्तेदारों को ऐसे पकड़ पकड़ के, ठेकेदारों को पकड़ पकड़ के वो काम किए हुए। आपका कॉप में आप थे तो जब कॉप से अचानक एक दिन सुबह ये खबर आती है कि राजीनामा दे दिया, तो ऐसा अचानक क्या हो गया था जो आपने राजीनामा दे दिया? और वो भी अब मनपा चुनाव आने वाले हैं तब। एक मोर्चा निकालने वाले थे और वो मोर्चा को मैंने उनको बताया था कि ये कंटेम है, कोर्ट का कंटेम हो सकता है इसमें और नहीं निकलना चाहिए जी। ये मोर्चा, मैं उसमें सहभागी नहीं होऊंगा, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन उनको लगा कि भाई मोर्चा निकलना चाहिए और आप भी इसमें चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, ये तो कंटेम है और मेरे को नहीं लगता कि इसमें सहभागी होना चाहिए। उन्होंने बोला आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं बोला तुरंत दे दूंगा। लेकिन उसके बाद में वो जो मोर्चा था वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो जो मैं बोल रहा था वही बात सही थी कि वो कंटेम था। उनको नाथा भाव ने बोला, चंद्रकांत दादा पाटिल ने बोला, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है अपने निम्बालकर साहब, उन्होंने भी बोला कि ये बेकायदेशीर होगा, आप ये मत निकालिए। जब मैं बता रहा था तो उनको झूठ लग रहा था। जब बड़े आदमी बताते हैं तो कुछ भी आपको कम आकर हाँ, फिर वो रद्द हो गया। फिर उसके 4-5 दिन के बाद में पेपर में न्यूज आती है कि कैलाश सोनोने ने इनका इस्तीफे की मांग वगैरह। तो मैंने अचंभित होकर पूछा कि भाई ये क्या है? दादा को बोला कि दादा ये क्या है? दादा बोला मैंने तो आपको 4-5 दिन पहले ही बोल दिया था। मेरे को लगा कि भाई मोर्चा का इशू था इसलिए मंगाऊंगा, वो विषय निपट गया तो अभी राजीनामे का मतलब इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। तो लेकिन उनको जब मैंने बोला कि ये पेपर में क्या था, बोले मैं तो पहले ही बोला। मैंने बोला ठीक है मैं दे देता, और ऐसा राजीनामा हो गया। अपा अभी समीकरण कैसे लगते हैं आपको? बीजेपी और खाविया की युति होगी तो आपको लगता है कि सक्सेस मिलेगा? उनकी युति होंगी या नहीं होंगी ये तो मैं कुछ तय। वो लोग तो युति लगभग तय ही बता रहे हैं। वो अभी वो बता रहे होंगे तो होंगी युति समझो। लेकिन तो हमारे ऐसा मान के चलते हैं एक थर्ड पार्टी जलगांव की जनता के नाते, अगर युति होती है तो सक्सेस हो पाएगी वो युति? अभी तो आने वाले का तो बीजेपी इतने दिनों से तो खाविया का विरोध करते आ रही है पिछले कई सालों से। अभी भी कार्यकर्ता विरोधी कर रहे हैं अभी। लेकिन देखते कैसा है जलगांव के, इसके लिए वो उनका कहना है कि जलगांव की डेवलपमेंट के लिए वही युति कर लेते हैं क्योंकि शासन बीजेपी का है, यहाँ पे ऊपर भी शासन बीजेपी का, इसलिए दादा गट का जो है वो आग्रह है युति के लिए। अपा अभी हाल में गिरीश महाजन जी जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने कहा कि हम सुरेश दादा से आग्रह कर रहे हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं, ये गलत है, ये गलत नहीं, वो आग्रह नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। मैं आपको शूट है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सुनिए। कम से कम 10 बार मैंने पेपर में पढ़ लिया है। सुरेश दादा बोले कि बुल्ढाना की यहाँ पे कोई सीएम आए थे तो वहाँ पे मैंने सीएम से बात कर लिए। उसके बाद में बोले मैं चंद्रकांत दादा को मिलूंगा, मैं मुंबई बॉम्बे जाके सीएम से मिलूंगा, ऐसी बातें हुई पहले। और उसके बाद में एक दिन पेपर में आया था, एक ही दिन, कि मैं दादा को मिलने के जाऊंगा, ऐसा गिरीश महाजन जी ने बोला था। और चंद्रकांत दादा पाटिल का ऐसा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा पेपर में कि भाई समविचारी पक्ष या व्यक्ति दोनों बातें बोली, उनसे युति हो सकती है। उसके बाद में बस यही तो। और राजू मामा ने बोला कि राजू मामा का भी स्टेटमेंट था जो आमदार है याके, कि भाई हमारा युति को, कार्यकर्ता युति को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर से अगर प्रेशर आता है तो नेता लोगों का सुनना पड़ेगा, युति करनी पड़ेगी। और सामने वाले जो है खानदेश विकास आघाड़ी वाले, दादा गट वाले, उन्होंने ही अपना स्टेटमेंट जैसा एक मतलब थोड़ा चेंज करके जैसा पहले खानदेश विकास आघाड़ी की युति बोल रही थी, अभी वो शिवसेना की तरफ से लड़ने का बोल रहे हैं। अगर वो शिवसेना की तरफ से लड़ते हैं और इधर से भाजपा रहती है तो सेना भाजपा की युति हो सकती है। पर मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जो हाल में टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में गिरीश जी महाजन ने ये कहा था कि हमने दादा को आग्रह किया। नहीं, ये तो मैंने सुना नहीं। महापौर जो है वो मैंने देखा भी, ऐसा बोला है कि महापौर भाजपा का होगा। नहीं, इस बार महापौर बनने दीजिए ऐसा हमने आग्रह किया दादा को, ऐसा। हाँ, ऐसा बोला होगा, लेकिन वो उनका कहना यही है कि महापौर भाजपा का होगा। मतलब चंद्रकांत दादा का भी कहना वही है, राजू मामा का भी कहना वही है,
और गिरीश बहू का भी कहना ये है कि महापौर भाजपा का आपका होगा। ये- लेकिन आप जो बोल रहे हैं मैंने टीवी पे देखा नहीं। मेरे पास वो शूट हाँ, होगा। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि एक तरफ सरकार ये बोलती है, गिरीश महाजन जी ये बोलते हैं कि सभी तरफ बीजेपी की लहर चली हुई है। जलगांव की जनता भी ये चाहती है कि बीजेपी की सरकार आए, यहाँ बीजेपी का माहौल बने, महापौर बीजेपी का हो। तो फिर युति क्यों? अगर बीजेपी की खुद की पावर है तो ये लोग युति क्यों करना चाहते? आप एक नेता को छोड़ के जलगांव की जनता के हिसाब से क्या सोचते? क्यों युति क्यों होनी चाहिए? चाहते होंगे कि जैसा कांग्रेस और राष्ट्रवादी में तो ऐसा कुछ दम नहीं नजर आता। जो है समझो पार्टी सामने तो शिवसेना ही है। शिवसेना बोले तो दादा के साथ में मिलकर जो सेना होती है, और भाजपा का भी काफी अच्छा मतलब अच्छा प्रभाव है यहाँ पे। अगर दोनों आपस में टक्कर ना करते हुए अगर मिल जाता है, उनका विषय हो जाता है तो अच्छी बात है। ये सोच के ही उन्होंने किया होगा, क्योंकि अगर आपस की टक्कर में अगर तीसरा आ जाता है तो वापस यहाँ का विकास मतलब वापस नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ का मतलब उसमें जो वो प्रतिबंध आ जाएंगे, विकास में डेवलपमेंट में प्रतिबंध आ जाएंगे, ऐसा उनको ऐसा लगता होगा शायद। आपका एक चीज और है, मैं लोगों के पास गया था, काफी सारे कुछ इंटरव्यूज किया तो लोग बोल रहे थे ये चीजें कि सरकार के साथ मिलके और खानदेश विकास आघाड़ी बोलिए या सुरेश दादा जैन बोलिए या उनके पार्टी के वो नगर सेवक जिन पे काफी सारे आरोप लगे घोटाले के, ये सरकार के साथ मिलकर खुद को बचाना चाहते हैं। ऐसी मेंटेलिटी अब लोगों की हो गई है कि ये लोग इसीलिए आघाड़ी कर रहे हैं, ये युति कर रहे हैं ताकि हम कहीं ना कहीं सरकार में सेफ हो जाए। तो आपको लगता है ऐसा कि कुछ ऐसा मेंटेलिटी ऐसी होगी उनकी? मैं नहीं जानता ये सब बातें, तो ये तो मेरे को नहीं मालूम। अभी कौन से ऐसे लोग हैं वहाँ पे, वो भी मतलब कैसा आपका कहना भी मेरे नहीं, जैसे अभी पीछे घरकुल घोटाला था, हाँ, उसका तो अभी निकल बाकी है। वही बोलो, उसके अंदर फिर ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें वो दोषी है, अभी तो निकाल आना बाकी है। पर अगर ऐसा एक रहता है कि अगर सरकार के साथ रहे तो एक सेफ साइड रहती। ऐसा कहा, ऐसा कायदा थोड़ी बदलता है। जो लोग हैं वो बाहर की जनता तो यही सोच रही है। आनंद भाई, लोग क्या सोचते होंगे, लेकिन नहीं, कायदा तो जो है, मैं तो जनरली आपसे लोगों की बात आप तक लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, आप ऐसा कहीं बीत ना जाए रहना। रोजाना लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भी इस तरीके के काफी गाने सुनाया करते हैं। ये तो है, रोज 2 गाने आपकी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप पे रहते हैं। हैप्पी रहते, लेकिन वो हाँ, नहीं, हैप्पी सॉन्ग रहते। पर सुबह वो सारे गाने सुन के आदमी कम से कम प्रसन्नचित्त तो हो जाता है। लोग आपकी पोस्ट आने के बाद लोग क्लिक करके गाने तो सुन ही लेते हैं। आपका दूसरा ऐसा है कि पीछे आपने चाइनीज माल पे बंदी के लिए प्रयास किया था और काफी हद तक आप सक्सेस भी हुए थे। आपने जलगांव शहर को रोग मुक्त करने के लिए वो एक मशीन लाई थी, फॉगिंग मशीन। तो अभी के समय में उन सब चीजों का आपको क्या लग रहा है? उसका फायदा आपको मिलेगा? आप उसके लिए और प्रयास करेंगे? ऐसा रहता आनंद भाई, फायदे के लिए तो कोई विषय नहीं रहता। मैं आपको बता देता, जब आप खुद मेरे साथ में थे उस वक्त, जब चाइना के जो सोल्जर है अपने इंडियन सोल्जर को जो बॉर्डर पे जो टॉर्चर करते थे, तो कहीं तो भी एक इंडियन होने के नाते मुझको ऐसा लगा कि मैं अभी आर्मी में नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ से उनसे लड़ सकता हूँ। और पूरे इंडिया में सबसे पहले जलगांव में ये प्रोग्राम अपन ने चालू किया, और एक कम से कम 2-2.5 महीने तक ये हमारा कैंपेन चला और काफी हद तक के सक्सेस भी हुआ। मतलब अब जो रुपयों का मैंने उनका नुकसान किया वो टाइम, ये तो कोई, और मेरे बाद में पूरे इंडिया में भी वो मतलब लहर फैली थी, काफी जगह पे हुआ। इससे मैंने जो किया वो देश प्रेम जगाने का ही काम किया है युवकों में, और वो उस टाइम देश प्रेम हुआ भी था। नहीं था ना, सब लोगों में था भी। तो वो तो कोई उसके लिए तो पॉलिटिकल प्रॉफिट देख के तो ये सब बातें नहीं की जाती। आपके जो रह गया अभी फॉगिंग मशीन का भी बता देते ना आपको। तो जब वो टाइम डेंगू ये जो बीमारी है ये जलगांव में आई हुई थी, मनपा प्रशासन कुछ भी उसके ऊपर कर नहीं रहा था। हर एरिया में लोग एक्सपायर हो रहे थे, बच्चे एक्सपायर हो रहे थे छोटे छोटे। तो मैंने जैसे ही मैंने उसके पहले ही उनको एक निवेदन दे दिया था कि ऐसा माहौल पानी गिरने के बाद में हो सकता है, तो आप इसकी दखल लो। उसके मेरे पास में सब प्रूफ अभी भी है। तो उन्होंने जैसा हर निवेदन लेते हैं वैसा ले लिया, कुछ किया नहीं। लेकिन मैंने मेरे तैयारी में रखे 4 फॉगिंग मशीन, जिसमें 20 लीटर डीजल एक फॉगिंग मशीन में एक बार, मतलब 1 टाइम, और 1 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर डीजल और 1 लीटर पेट्रोल एक मशीन में एक बार, ऐसा एक मशीन 4 बार
मतलब 20 लीटर डीजल और 4 लीटर पेट्रोल। ऐसे 4 मशीन में 80 लीटर डीजल और 16 से 20 लीटर तक के पेट्रोल, और वो जो लिक्विड था वो अलग से। ऐसा हमने 2.5 महीने तक बहुत हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम 2.5 महीने तक डाल के ना पूरा क्लियर जलगांव में हमने किया। पर उसको भी लोग आपकी राजनीति की तरफ मोड़ रहे थे ना। अभी देखो मेरे को थे कि पहले से आपका तैयारी कर रहे हैं। आनंद भाई, राजनीति करनी रहती तो मेरा वार्ड बहुत छोटा था, एक ही दिन में सब हो जाता था। नहीं, पूरे जलगांव की मुझको क्या पड़ी, उस वक्त लोग मर रहे पूरे तो उसमें राजनीति का हो सकता है क्या? पूरे जलगांव के लिए भी लोग ये बोल रहे थे कि कैलाश अप्पा सोनवने ने अब पार्षद से उठ के अब विधायक बनने की तैयारी, आमदार की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पूरे जलगांव को ये कह रहे हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया आनंद भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो सब लोग नहीं कहते। लेकिन एक दिली इच्छा तो होगी आपकी कि आमदार की आपकी लड़नी चाहिए। जैसा हमारे लक में होगा वैसा होगा। नहीं, आपके काम है, आपका अपना, आपकी अपनी, आपका, मैंने सबसे पहले यही बोला कि आपका अपना वजूद है, आपको पहचान की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पहचान देने के काम आ सकते हैं। बराबर। तो मनपा में इस बार जोरदार टक्कर होगी या ऐसे ही? अभी तो जोरदार हो सकती है ना, क्योंकि हमारे तो 14 जगह हमने बोले है, भाऊ 12 बोल रहे हैं, और ये हमारा आग्रह रहेगा भाऊ को कि हमारी आगाड़ी ही रहने दे। वो अगर फोर्स करते तो हमको भाजपा में जाना पड़ सकता। पहले से भाजपा हाँ, मैं भाजपा, मेरे लिए तो कुछ, मैं तो भाजपा आपको भाजपा से बाहर क्यों हुए थे? वो जब अंदरूनी हमारा आपसी मामला था, इंटरनल डिस्प्यूट। हाँ, मतलब आप फिर से भाजपा में जाने के लिए भी तैयार हैं कि हाँ, जब अगर जरूरत पड़े? नहीं, हम बताएंगे भाऊ को कि हमको हमारी आगाड़ी में रहेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं, लेकिन अगर डिस्प्यूट्स होते हैं और कुछ लगता है डिस्प्यूट नहीं होंगे, डिस्प्यूट नहीं होंगे, हम कन्विंस करेंगे उनको कि भाई हमको हमारे आगाड़ी में रहने दो, हमारे एरिया में हमारा अच्छा है और हमारे उम्मीदवार भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है, कुछ उनकी आने की उनकी क्षमता है, सभी तरीके से कुछ उनके आ सकते हैं, और जो हमने कुछ थोड़े बहुत काम किए होंगे लोगों के में ख्याल में है, तो सब पर्याय करके हमारी तरफ देख रहे हैं। अपा अभी है सो, अब ये आखिरी आपसे सवाल बोलिए या एक अपील। मैं चाहता हूँ कि जलगांव में वोटिंग रेशियो बढ़े है, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से एक लोगों ने अच्छे लोगों को चुन के देना चाहिए, अच्छे पार्टी के लोगों को चुन के देना चाहिए, जो विकास काम चुन के आने के बाद में अपने तरफ आने को ना, उम्मीदवार ने वोटर के घर जाने को ना, चुन के आने के बाद अच्छा, वोटर को उनके घर पे जाना ना पड़े और अच्छा काम होने को ना। हमने जैसा गिरीश भाव ने बोला हुआ है कि इलेक्शन के बाद में अगर भाजपा का महापौर बैठता है तो 100 करोड़ रुपए वो लाने वाले हैं जलगांव के लिए, तो हम भी हमारी तरफ से बोल सकते हैं वो 100 करोड़ में से हमारे तीनों वार्डों के लिए हम 25 करोड़ तो हमारे वार्ड में ले जाने की क्षमता रखते हैं। वो 25 करोड़ में हम हमारे वार्ड के काम करेंगे। अपा, आप आए, आपने इंडिया आप तक को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आपकी पूरी टीम को, आपका जो आगाड़ी है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा जीत के आए और अच्छा कुछ करें। थैंक यू, नमस्ते।